माता पिता को छोड़ा अनजान शहर में। बेटा तेरी बहुत याद आ रही है, कब आ रहा है तू? पूरे 2 साल हो गए हैं तुझे देखे हुए, अब नहीं रहा जाता। राधा अपने बेटे रौनक से बोली। रौनक बोला, माँ 15 दिनों में मेरी मुंबई में मीटिंग है, मैं मुंबई आने वाला हूँ, तब गांव भी आऊंगा। और बताओ घर में सब कैसे हैं? दादा दादी, पापा और आप? यहाँ सब ठीक है, बस तू आजा। रौनक को भी अपना परिवार याद आ गया, वो भी सबको बहुत याद करता था, खासकर अपने दादा दादी को। रोज उसे अपने दादा दादी से कुछ ज्यादा ही लगाव था। बचपन में वो ज्यादातर उनके साथ ही रहता था। जब से वो पढ़ाई के लिए विदेश आया था, तब से वापस भारत जाने का मौका बहुत कम मिल पाता था। जैसे ही पढ़ाई पूरी हुई, उसे विदेश में ही नौकरी मिल गई। मगर इस बार उसे बहुत खुशी थी कि मीटिंग के बहाने ही सही उसे अपने घर जाने का मौका मिलेगा। वो अपने माता पिता, दादा दादी से मिलने के लिए तरस गया था। उसे अपने बचपन के दिन याद आ गए, जब वो अपने दादा दादी के पास सोया करता था। जब उसके दादा दादी उसे कहानी सुनाते थे, तब उसे नींद आती थी। दादी हर रोज उसकी पसंद का कुछ ना कुछ बनाती थी और दादा शाम को उसे घुमाने ले जाते थे। वो सारी बातें याद करके रौनक का दिल बच्चे जैसा हो गया। मगर विदेश से इस तरह निकल पाना इतना आसान कहाँ था। बहू, तुम्हारे पापा जी की शुगर बढ़ती जा रही है, जबकि वो तो मीठे का भी पूरी तरह परहेज करते हैं। गांव के डॉक्टर को दिखाकर थक गए हैं, मगर कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। इनकी तबीयत और ज्यादा खराब रहने लगी है। एक बार किसी बड़े डॉक्टर को दिखा देते तो अच्छा रहता। राधा की सास सुनैना जी राधा से बोली। राधा मुंह बनाते हुए बोली, माँ जी, पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं? गांव में इलाज के लिए आपको पैसे देते हैं, वो क्या कम है जो अब आपको इलाज के लिए शहर जाना है? आने दो आपके बेटे को, आपकी शिकायत नहीं की तो मेरा नाम राधा नहीं। सुनैना जी बोली, माफ कर दो बहू, मगर तुम राज से कुछ मत कहना। वैसे भी वो काम से थक हार कर आता है और तुम शिकायत का पिटारा लेकर बैठ जाती हो तो उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो झल्ला उठता है। राधा बोली, साफ साफ क्यों नहीं कहती माँ जी कि आपको अपने बेटे से डर लगता है, इसलिए तो आप मुझसे ये सब कह रही है। आप अपने बेटे से ही क्यों नहीं कहती पापा जी को बड़े डॉक्टर को दिखाने के लिए? सुनैना जी बोली, बहू, मेरे बेटे के कान तो तुम भरती हो, अब वो अच्छी हो या बुरी, घर में सब कुछ तुम्हारे कहने से ही तो होता है, इसलिए तुमसे कहने चली आई। मगर अब मैं समझ गई हूँ कि तुम अपने पापा जी का इलाज शहर में नहीं होने दोगी, क्योंकि तुम्हारे पति का पैसा तुम्हारे लिए पिता की जान से भी बढ़कर है। सुनैना जी अपने पति आलोक जी से बोली, सुनो जी, हम शाम को यही पास के डॉक्टर को ही दिखाने चलेंगे। वो दोनों शाम को डॉक्टर के पास जा रहे थे तो तेज बारिश होने लगी। रिक्शा में बैठे आलोक जी अपनी पत्नी से बोले, तुम्हें पहले बारिश कितनी पसंद थी ना, तुम जानबूझकर भीगने चली जाती थी। हाँ, अभी भी पसंद है, मगर अब डर लगता है कहीं भीगने से बीमार ना हो जाए। आलोक जी बोले, हाँ, अब मुझे ही देख लो, मैं ज्यादातर बीमार ही रहता हूँ। गांव के डॉक्टर ने आलोक जी को शहर के बड़े डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी। ये सुनकर दोनों का चेहरा उतर गया और वो दोनों रिक्शा पकड़कर घर के लिए रवाना हो गए। रिक्शा से उतरकर सुनैना जी ने अपने पति का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि बाहर बहुत कीचड़ हो गई थी और उनके पति कहीं फिसल ना जाए। तभी राधा अपनी सहेलियों को घर के बाहर तक छोड़ने आई थी। उसने अपने सास ससुर को एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए देखा
तो आकर राज के सामने खूब तमाशा करने लगी। इस उम्र में भी बूढ़ों को शर्म नहीं आती। राज, तुम्हें पता है मेरी सहेलियों ने भी ये देखा। सब देखकर हंस रही थी। एक ने तो ये भी कहा, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। राधा, तुम्हारे सास ससुर को शर्म नहीं आती? इस उम्र में भी एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे हैं जैसे कोई नवविवाहित जोड़ा हो। राज, मैं तो तंग आ गई हूँ इन दोनों की हरकतों से। ना जाने कब तक दोनों मेरी छाती पर मुंगदलते रहेंगे। तुम कहीं छोड़ क्यों नहीं आते इन्हें? कम से कम बला तो टलेगी। राज बोला, राधा, तंग तो मैं भी आ गया हूँ इन दोनों से, मगर इन्हें कहाँ छोड़कर आऊँ वो समझ में नहीं आता। राधा बोली, जी वैसे भी इन्हें बड़े डॉक्टर के पास जाना है। माँ जी कई बार कह चुकी है। तुम डॉक्टर के बहाने उन्हें शहर में ही छोड़ आना, कम से कम पीछा तो छूटेगा हमारा इन दोनों से। राज को भी ये तरकीब अच्छी लगी। वो दूसरे दिन ही बोला, माँ पापा, मैं कल ही आपको बड़े डॉक्टर को दिखाने के लिए मुंबई ले चलूंगा। वैसे भी पापा की शुगर बहुत बढ़ गई है। आप अपने कपड़े बैग में रख लेना क्योंकि हमें वहाँ 4-5 दिन तो लग ही जाएंगे। आलोक और सुनैना जी सोचने लगे, आज इसके शब्दों में इतनी चाशनी क्यों टपक रही है? इतने दिनों से जब मैं बड़े डॉक्टर को दिखाने के लिए कह रही थी तो इसके कान पर जू तक नहीं रेंगती थी, उल्टा 4 बातें सुनाकर चला जाता था। आज खुद ही डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार हो गया। उन दोनों ने अपना बैग तैयार कर लिया। जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुँचे, राज उन्हें बाहर ही बिठाकर बोला, आप यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ। राज को गए काफी समय हो गया था। अब दोनों को चिंता होने लगी थी। उन्होंने राज के फोन पर कॉल किया मगर उसका फोन नहीं लगा। वो दोनों वही बेंच पर ही सो गए। 2-3 दिन के लिए तो उनकी जेब में पैसे थे, उन्होंने उससे ही काम चलाया। अब वो दोनों समझ चुके थे कि राज जानबूझकर उन्हें यहाँ छोड़कर गया है। वह दोनों रोने लगे। उन दोनों को रोता देख वहाँ से गुजरता एक नवयुवक उनके पास आया और बोला, अंकल जी, मैं 3 दिन से आपको यहाँ बैठे हुए देख रहा हूँ। मैं यहाँ 3 दिनों से अपने पापा का इलाज करवाने आया हूँ। आप लोग यहाँ के तो नहीं लगते, किसी गांव के लगते हो। मेरा नाम आनंद है, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? उन्होंने अपनी सारी कहानी सुना दी। आनंद को उन पर तरस आ गया। वह उन दोनों को अपने घर ले गया। सुनैना और आलोक जी अपने बेटे के पास नहीं जाना चाहते थे, इसलिए सुनैना जी हाथ जोड़कर बोली, बेटा, हम यहाँ ऐसे नहीं रह सकते। तुम हमें घर का काम करने दो ताकि हमें ये ना लगे कि हम मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं। आनंद अपने पिता के साथ अकेले रहता था और उसके पिता बहुत बीमार थे, इसलिए उसने सारे काम उन बूढ़े दंपति को दे दिए। उधर रौनक भी मुंबई आने के लिए रवाना हो चुका था। जिससे उसकी मीटिंग होने वाली थी वो और कोई नहीं, आनंद ही था। रौनक मीटिंग के लिए आनंद के घर पहुंचा। दोनों बातें कर रहे थे। इतने में सुनैना जी दोनों के लिए चाय नाश्ता लेकर आई। रौनक अपनी दादी को वहां देखकर दंग रह गया। उसने अपनी दादी को गले लगाया। दादा दादी ने उसे सारी बात बताई। रौनक दादा दादी को वही छोड़कर गांव अपने माता पिता से मिलने गया। वहां अनजान बनकर पूछने लगा, दादा दादी कहाँ है? तब राधा और राज ने झूठ बोल दिया, वो तो कुछ दिनों के लिए बुआ के घर गए हैं। रौनक बोला, बुआ तो दिल्ली में रहती है, इसका मतलब मेरा दादा दादी से मिलना नहीं हो पाएगा। 2-3 दिन बाद रौनक बोला, मैंने आप लोगों की विदेश की टिकट बनवा लिए हैं, अब मैं आप लोगों को भी विदेश ले जाऊंगा। विदेश का नाम सुनकर राधा और राज खुश हो गए। रौनक ने अपने दादा दादी की भी विदेश की टिकट बनवा ली थी। पहले अपने माता पिता को लेकर पहुंचा। उन्हें वहीं बाहर बिठाकर बोला,
मैं अभी आता हूँ, और फिर अपने दादा दादी को लेने गया। राज और राधा पूरा दिन अनजान देश में बैठे रहे और काफी देर तक रौनक नहीं आया तो उनकी आंखें भर आई। काफी देर के बाद रौनक अपने दादा दादी को लेकर वहां पहुंचा और बोला, मम्मी पापा, आप लोगों ने जो दादा दादी के साथ किया था वही मैंने आपके साथ किया, तो आपको कैसा लगा? राज और राधा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन दोनों ने अपने माता पिता से माफी मांगी। बेटा बहू लालच में मेरी देखभाल करते हैं। अरे इकलौते बेटा बहू है और ये घर मेरे नाम है। मेरे मरने के बाद तो ये सब मेरे बेटा बहू का ही हो जाएगा, इसलिए जमीन जायदाद की आस में मेरे साथ बनाकर रखते हैं। क्या मैं आजकल के बेटा बहू की फितरत नहीं समझती हूँ? ये आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियाँ 24 घंटे सास ससुर के साथ कलेश करती रहती हैं और अपने पति को जोरू का गुलाम बनाकर रखती हैं। बहू तो कभी बेटी बन ही नहीं सकती। वो तो मेरी बेटी शीतल इसी शहर में है, तो मेरी जरा भी तबीयत खराब हुई नहीं कि दिन में 10 बार फोन करके हालचाल पूछती है। घर का काम निपटा कर माँ का हाल जानने आ जाती है। कुछ भी कहो, जो दर्द माँ बाप का बेटी को होता है वो बेटे बहू को कभी नहीं होता। नीलम जी ने अपनी सहेली दामिनी से कहा, जो उनकी तबीयत खराब होने पर उन्हें देखने आई थी। नीलम जी को अपनी बेटी शीतल से बहुत लगाव था। बेटी के प्यार में वो बहू नेहा के उनके प्रति प्यार, सम्मान, सेवा और निष्ठा को अनदेखा कर देती थी। बातों बातों में वो बेटी को अपना हमदर्द बताती थी और बेटे बहू से परायों जैसा व्यवहार करती थी। बेटी शीतल इसी शहर में रहती थी। वो ससुराल के काम से बचने के लिए अपनी माँ की तबीयत का बहाना बनाकर ज्यादातर मायके में ही रहती थी। उसका एक दिन के लिए आना भी नेहा के लिए मेंटल से लेकर इमोशन स्ट्रेस पैदा करने के लिए काफी होता था। तब भी नेहा अपने चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं रखती थी। बहू कभी बेटी नहीं बन सकती और उसके आने के बाद बेटा भी पराया हो जाता है। इसी वाक्य से नीलम जी की बात शुरू होती और खत्म होती। नीलम जी की सहेली दामिनी ने कहा, नीलम, साल भर पहले तुमने आँख का ऑपरेशन करवाया था, तब तुम्हारी आँख में आई ड्रॉप कौन डालता था? तुम गीता पढ़ना चाहती थी तो कौन पढ़कर सुनाता था? हॉस्पिटल में साई की तरह कौन तुम्हारे साथ था? खाने पीने की व्यवस्था किसने संभाल रखी थी? ये सब काम तो बहू ने ही किए। ये उसका फर्ज है तो वही करेगी ना, नीलम जी बोली। तुम्हारा बेटा सारी जिम्मेदारी बहू को सौंपकर बेफिक्र होकर काम पर चला जाता है, क्योंकि उसे पता है उसकी पत्नी अपना फर्ज अच्छी तरह से निभाएगी। खाना पीना, दवाइयाँ सब तुम्हें टाइम पर दे दिया करेगी, इसलिए तुम्हारा बेटा तुमसे बार बार पूछता नहीं था। तुम्हारी बहू ने घर, बच्चे, बाजार का काम सब कितनी अच्छी तरह से संभाल लिया है। घर आए मेहमानों की भी खूब आव भगत करती है। भगवान करे ऐसी बहू सबको मिले। तुम्हारा अपनी बेटी के लिए इतना मोह है कि उसके आगे तुम अपने बेटे बहू की कद्र नहीं कर पाई। तुम्हारे बेटा बहू तुम्हारे लिए जितना कर सकते थे उससे ज्यादा ही किया है। हर सुख दुख में बेटा बहू साथ खड़े रहते हैं। एक बहू अपने ससुराल के लिए जो कर सकती है वो एक बेटी भी नहीं कर सकती। बहू ही है जो घर के भाग्य बदलने की हिम्मत रखती है। बहू गृह लक्ष्मी के रूप में घर में धन धान्य लाती है। कुछ दिन बाद बेटा बहू बच्चों समेत एक विवाह समारोह में चले जाते हैं। वहाँ से सबका आगे घूमने का प्रोग्राम बन जाता है। नीलम जी अपनी बेटी शीतल के ससुराल आ जाती है, क्योंकि शीतल के यहाँ खाना बनाने वाली कुक थी। अगर शीतल माँ की देखभाल के लिए मायके आती तो उसे खुद ही घर का रख रखाव, खाना पीना और माँ की देखभाल करनी पड़ती।
इसलिए शीतल ने माँ को अपने पास बुलाने में ही भलाई समझी। बेटी के घर आकर नीलम जी को बेटी का असली रूप दिखा। शीतल देर तक सोती रहती थी। उसकी सास खुद ही चाय नाश्ते और भगवान के भोग की व्यवस्था कर लेती। घर के नौकर ही सास को खाना सर्व करते। सास की थाली में क्या है क्या नहीं, इससे शीतल को कोई मतलब नहीं था। अगर किसी बात पर शीतल की सास अपने अनुभव से उसे समझाती तो वो उन्हें उल्टा जवाब देती। वह अपनी सास का दिल जीतने की कोशिश नहीं करती थी। उन्हें सम्मान देना तो दूर, शीतल को अगर कहीं बाहर भी जाना होता तो वो सास को बिना बताए बस पर्स उठाकर चल देती। ना उनके साथ बैठती और ना उनसे बात करती थी, जबकि उसकी सास बहुत अच्छी महिला थी। अपनी बेटी के गलत व्यवहार को देखकर नीलम जी को अपनी बहू की अच्छाई दिखने लगी। कैसे बहू उनकी हर जरूरत का ध्यान रखती है, उनके साथ बैठकर खाना खाती है। अपने बेटा बहू के वापस आने पर नीलम जी अपने घर आ गई। नीलम जी ने अपने बेटे बहू के दिए हुए प्यार और सम्मान को लालच का नाम देकर बहुत गलत किया। उस दिन से नीलम जी के व्यवहार में बदलाव आने लगा, क्योंकि उन्होंने सच का आईना देख लिया था।